Hello students, I hope you all are fit and fine. We are back with a new video of physics class 12th. This video will be very helpful for you to solve the question paper of your half yearly examination. In this video we will discuss some important topics. Let us start the video. Here is one question, what is electric field intensity? हम देखेंगे कि electric field intensity क्या होती है. So, the space around an electric charge, the space around an electric charge in which its influence can be felt. मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास का कोई भी जगह जहाँ तक हम उसके इन्फ्लुएंस उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है. ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो इस चार्ज के अराउंड हम जितने पार्ट में जितने एरिया में हम उसके चार्ज को फील कर सकते हैं. मान लीजिए यहाँ पर हमने चार्ज रखा है और हमने यहाँ पर एक पॉइंट पर हम पी पॉइंट पर उसको फील कर पा रहे हैं इस पॉजिटिव चार्ज को, तो हम क्या कहेंगे कि इसका इफेक्ट जो है वो कहाँ तक है? यहाँ तक है. मतलब कि ये फील्ड जो है ये यहाँ तक है. ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट. है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम किसी भी पॉइंट पर प्लेस करें तो उस पर लगने वाले फोर्स को, उसके द्वारा एक्सपीरियंस किए जाने वाले फोर्स को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसको कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को. इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ अपॉन क्यू. क्यों? अभी मैंने कहा क्या होता है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा ये? क्यू चार्ज के द्वारा एफ फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, तो क्या फाइंड कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड. इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन, और कूलम की चार्ज की क्या है? कूलम. तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होगी. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज एंड the intensity due to a negative charge is always directed towards the charge. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से है तो वो हमेशा डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब कि वो चार्ज से दूर की तरफ होगी, और अगर वो निगेटिव चार्ज की वजह से है तो वो हमेशा चार्ज की तरफ होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एट दैट पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. है ना, मतलब कि मान लीजिए अगर एक पॉइंट पर कोई चार्ज प्लेस है तो उस पॉइंट पर यूनिट चार्ज के प्लेस होने पर, अगर यहाँ पर पॉइंट पर कोई यूनिट चार्ज है तो उस यूनिट चार्ज में जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस वेयर ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सरफेस हैव द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. मतलब कि किसी भी एक सरफेस पर अगर बहुत सारे पॉइंट्स लाई करते हैं, चार्जेस हैं, तो उन सभी का क्या होना चाहिए कि ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सरफेस हैव सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. मतलब कि अगर सभी चार्ज पॉइंट इस सरफेस पर, पूरी सरफेस पर लाई करने वाले सभी चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो तो ये पूरी सरफेस जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस. दिस मीन्स दैट अ चार्ज विल हैव द सेम पोटेंशियल एनर्जी एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस. इसका मतलब क्या हुआ कि उस सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी है? सेम है. इट मीन्स कि किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखें तो पोटेंशियल एनर्जी समान होगी. यहाँ पर सभी जो भी पॉइंट्स होंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी. We know that the change in potential energy is equal to the negative of work done by the electric field on the charge. मतलब क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किए जाने वर्क के नेगेटिव इक्वल होता है.
However, if the charge is moved on the equipotential surface, the change in the potential energy is zero. मतलब कि किसी भी पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर चार्ज को मूव करवाएंगे वन प्लेस से अनदर प्लेस पर, तो वहां पर किया जाने वाला वर्क हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, देखें हम। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड as the amount of work done in moving unit positive test charge from infinity to that point against the electrostatic force along any path। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इक्विपोटेंशियल क्या होगा, तो इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट से किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर हम कहाँ लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके हम किसी पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। मान लीजिए कि इनफाइनाइट में कोई एक पॉइंट है, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको हमें क्या लाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करते हुए हमें उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट तक लेकर आने में हम जितना काम करेंगे वो क्या कहलाएगा, इक्वी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, जहां पर R इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, है ना। R क्या है, उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, और Q क्या होगा, सोर्स चार्ज होगा। इस तरह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड। नाउ द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, देखिए आप कि कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज स्टोर्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स। मतलब कि अगर आप मान लें कि आप किसी कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके चार्ज के, मतलब कि जिस कैपेसिटर के अंदर जितना भी चार्ज फिल है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मान लीजिए C कैपेसिटी है और Q उसके अंदर चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, C इज प्रोपोर्शनल टू Q एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स, है ना। दो कंडक्टिंग प्लेट्स है तो उनके अंदर जितना भी वोल्टेज है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स C अगर कैपेसिटी है तो वो 1/V उसके वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरह से आपका फार्मूला क्या बनेगा कि कैपेसिटी ऑफ अ कंडेंसर Q/V बन जाएगा, है ना। अभी हम देखें कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो टू प्लेट्स पैरेलल टू ईच अदर हैव अपोजिट चार्जेस एंड आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। मतलब क्या होगा कि इस तरह से अगर दो प्लेट्स हैं वो पैरेलली अरेंज्ड है ना, तो दोनों के ऊपर क्या होगा, डिफरेंट चार्ज होगा। मतलब कि अगर एक पे प्लस है तो दूसरे पे क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। ठीक है, कैपेसिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, Q/V, जहां पर Q क्या होगा, किसी भी कंडेंसर पर चार्ज, और V पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों प्लेट्स के बीच में। एडी करंट्स, एडी करंट्स क्या होते हैं, देखिए हम, दीज आर लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल करंट के लूप्स होते हैं। लूप्स मतलब कि इस तरह से बने हुए होते हैं, इंड्यूस्ड विथ कंडक्टर्स बाय अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एडी करंट्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, ठीक है, और फैराडेज के लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक, दूसरा आपको यहाँ पर देखना है कि ये लूप्स के फॉर्म में होते हैं और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट होते हैं। मतलब कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, तो उसके अंदर लूप्स के फॉर्म में जब करंट जनरेट होने लगते हैं तो वो करंट हम कहलाता है एडी करंट्स। एडी करंट्स फ्लो इन सर्कुलर और क्लोज्ड लूप्स विद इन द कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर के अंदर ये सर्कल या फिर क्लोज्ड लूप्स के फॉर्म में फ्लो करता है इन प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर प्लेन की हम बात करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क करता है। दे कैन बी इंड्यूस्ड विद इन नियर बाय स्टेशनरी कंडक्टर बाय अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब कि ये किसकी वजह से जनरेट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अगर वेरिएशन आता है तो एडी करंट्स जनरेट होता है। अब आप यहाँ पर देखें सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल। मतलब कि किसी भी कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है ना, व्हेन करंट पासेस थ्रू इट
अंडरगोज अ चेंज, मतलब कि किसी कॉइल के अंदर जब कोई करंट पास हो रहा है, फ्लो हो रहा है, और उसके अंदर कोई चेंज आता है ना, इस फ्लोइंग करंट के अंदर क्या हो जाता है, चेंज आने लगता है। तो इस चेंज की वजह से उस कॉइल के अंदर एक और ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल, आपको पता है फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, तो एन फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। आप जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आपको एक एल कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जहां पर फाई जो है वो फ्लक्स है लिंक्ड विद ईच टर्न, मतलब कि कॉइल के जो टर्न्स होंगे उसमें लिंक होने वाला फ्लक्स है फाई, और एल है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, है ना, या फिर सेल्फ इंडक्टेंस। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो माइनस एल डी एल बाई डी टी, है ना, और इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, हेनरी होगी। सेल्फ इंडक्शन को आप मेजर करेंगे हेनरी में। एंड द नेक्स्ट इज किरचॉफ्स लॉ, इसे हम देख लेते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, यहाँ पर हमें किरचॉफ के दो रूल्स देखने हैं। फर्स्ट हम देखें कि द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट एनी जंक्शन, है ना, जंक्शन मतलब कि कोई मीटिंग पॉइंट होता है, तो the algebraic sum of electric currents at any junction of electrical circuit is equal to 0, मतलब कि the sum of electric current entering into a junction is equal to the sum of current leaving the junction। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर इलेक्ट्रिक करंट्स किसी एक जंक्शन पर एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका जो करंट होगा वो कितना होगा, एल्जेब्रिक सम वो 0 होगा। जैसे कि सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 0, मतलब मान लीजिए कि एट जंक्शन ओ की बात कर रहे हैं, तो I1 और I2, मतलब I1 जो है यहाँ पर आप देखेंगे ये I1 और I2 आपको दिख रहे हैं, है ना, तो I1 और अगर I2 को हम प्लस करें तो किसके इक्वल मिलेगा, ये हमको I3 प्लस I4 के इक्वल मिलेगा। मतलब कि सम ऑफ करंट एंटरिंग इनटू अ जंक्शन, मतलब कि जंक्शन पर एंटर करने वाले करंट का सम किसके इक्वल होगा, जंक्शन को लीव करने वाले करंट के सम के। एंड द नेक्स्ट इज किरचॉफ सेकंड रूल इन एनी क्लोज्ड मैश ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब हम बात कर रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्लोज्ड मैश की बात कर रहे हैं, तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब कि अगर किसी क्लोज्ड मैश में, इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्लोज्ड मैश में हम बात करें कि ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब कि सेल्स जो लगे हुए हैं उनका ईएमएफ, और एंड प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, मतलब कि आई करंट और आर रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का सम क्या होगा, हमेशा 0 होगा। देखें हम कि द किरचॉफ सेकंड लॉ इज द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को भी प्रूव करता है। देखें आप यहाँ पर कि इसमें अगर ईएमएफ है ना प्लस क्या लगा हुआ है, आई करंट और आर रेजिस्टेंस, तो इनके सम, टोटल सम का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। एट एफ यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी सी डी ई और एफ, अप्लाइंग जंक्शन रूल I3 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, है ना, I3 जो होगा वो I1 और I2 के इक्वल होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।